दिस इज लेक्चर 5 ऑन यूनिट 3। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम रिलेशंस वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक रिलेशन को हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डायरेक्टेड ग्राफ्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन टुडेज सेशन आवर मेन गोल विल बी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, या जिन्हें हम कई बार हम बोलते हैं POSET. So we will start with recalling the definition of a partial order relation. So recall this definition of partial order relation. So now let P be a set. A relation R on P is called a partial order relation. तो इस रिलेशन को हम एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम कब कहते हैं? इफ द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव। तो कोई भी रिलेशन जो ये तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उसे हम बोलते हैं कि दैट रिलेशन इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, तो हमने ये डेफिनेशन तो हमने पहले कुछ लेक्चर्स में देखी हुई थी। नाउ टुडे वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। सो द फर्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास रिलेशन हमें क्या दे रखा है कि दो एलिमेंट्स ए और बी रिलेटेड हैं इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो जो ये साइन है, सो दिस इज ऑफ लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू। ओके, तो इसे हम कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जेड लेस देन इक्वल टू का। तो अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन आर है या लेस देन इक्वल टू का है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ओके, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमें चेक करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड थर्ड क्या रहेगा? ट्रांजिटिव। ओके, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या है कि ए कॉमा ए क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। हम क्या नोट करते हैं कि कोई भी अगर हम इंटीजर ले लें वो खुद के इक्वल होता है तो वो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, सो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे हमारे पास आर ये था। अब एंटीसिमेट्रिक के लिए हम मान के क्या चलेंगे कि लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए क्या है? आर में है। अगर ये आर में है तो इस प्रॉपर्टी से ए क्या होना चाहिए? बी के लेस देन, और बी क्या होना चाहिए? ए से लेस देन इक्वल टू, सो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। और ये क्या इम्प्लाई करता है? ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना है कि अगर हम तीन कोई भी एलिमेंट लेके चलें, ओके, नाउ लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जेड एंड ए बी एंड बी कॉमा सी अगर ये रिलेशन में है तो हमें क्या प्रूव करना होगा? ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा। बट ये वाला क्या इम्प्लाई करेगा? ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और बी और सी रिलेशन में है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, सो दिस इम्प्लाइज ए लेस देन इक्वल टू सी। और ये क्या इम्प्लाई करता है? ए कॉमा सी क्या है? रिलेशन में। तो इस तरीके से हमने देख, जो ये रिलेशन है तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर दिस लेस देन इक्वल टू इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि ये जो लेस देन इक्वल टू का है, सो दिस इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इन सब पे ये क्या बनाता है? एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद दिस डिविजिबिलिटी रिलेशन। ओके, अब ये रिलेशन क्या है? ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। ओके, तो अगर ए बी को डिवाइड करता है तब दोनों एलिमेंट रिलेटेड होंगे। ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अगेन हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा? वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना होगा? ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। तो तुम यहाँ पे साइड में लेके चल सकते हो, सो ना कि ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सारे एलिमेंट रिलेटेड हों। अब हम क्या नोट करते हैं कि सिंस ए डिवाइड्स ए फॉर ऑल
ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो उस सेट में से हम कोई भी एलिमेंट ले लें वो खुद को तो डिवाइड करता ही करता है। सो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग टू दिस आर, और इसे हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो होगी। अब हम चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमें क्या लेके चलना होगा? नाउ लेट ए कॉमा बी आर टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट, एंड हम मान के चलते हैं कि ए बी एंड बी ए क्या हैं, दोनों रिलेशन में हैं। ओके, तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, सो दिस इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। अब अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k1 मिलना चाहिए कि a टाइम्स k1 फॉर सम k1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। b डिवाइड्स a, तो a क्या होना चाहिए? b टाइम्स k2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये यहाँ से आया हुआ है और ये वाला इधर से आया हुआ है। ओके, फॉर सम k2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो k1 और k2 को नेचुरली क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब हमें क्या शो करना था? अगर एंटी सिमेट्री के लिए अगर ये रिलेशन में है, तो हमें शो करना था a इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास फाइनल गोल है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जो a की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? b इक्वल टू बी टाइम्स k2 टाइम्स k1। अब अगर हम b कॉमन ले लें दोनों साइड, k1 k2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता है कि सिंस b बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड हमारे पास ये रिलेशन है b टाइम्स 1 माइनस k1 k2 इक्वल टू 0, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस k1 k2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, देन ईदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। बट इस केस में हमें क्या पता है कि b एक नेचुरल नंबर है, तो ये नॉन जीरो है, तो a 1 माइनस k1 k2 को 0 होना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज k1 k2 इक्वल टू 1। बट हमारे पास k1 k2 कहाँ पे थे? नेचुरल नंबर्स पे थे। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 1 आ जाए? सो दिस इम्प्लाइज k1 और k2 को 1 ही होना पड़ेगा। ओके, तो हम इस रिलेशन से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? फ्रॉम दीज रिलेशंस b इक्वल टू a। तो तुम इन्हें कुछ इक्वेशन का नाम रख दे सकते हो, और फ्रॉम दियर व्हाट वी ऑब्टेन b इक्वल टू a। तो हमने यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और अगर कोई भी दो एलिमेंट रिलेशन में है, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है? a इक्वल टू b। अब थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को तुम खुद प्रूव कर सकते हो, एंड अगर तुम कहीं बीच में स्टक होते हो, देन यू कैन चेक आउट दी सॉल्यूशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होगा? तीन एलिमेंट लेने होंगे सेट से, एंड एज्यूम करना होगा कि a कॉमा b एंड b कॉमा c क्या है? रिलेशन में है। अब a कॉमा b रिलेशन में है, सो दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c। अब अगर a b को डिवाइड कर रहा है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं? a टाइम्स k1 फॉर सम k1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड b c को डिवाइड करता है, तो c कैन बी रिटन एज b टाइम्स k2 फॉर सम k2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? c कैन बी रिटन एज, अब b को अगर हम रिप्लेस कर दें a k1 से, तो इट कैन बी रिटन एज a k1 k2 वेयर k1 कॉमा k2 आर नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? a डिवाइड c। सो दिस इम्प्लाइज a कॉमा c भी क्या है? रिलेशन में है। तो हमने ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव कर दिया कि व्हेनेवर ए बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी क्या है? रिलेशन में है। इसलिए ये डिविजिबिलिटी जो रिलेशन है, सो दिस इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अब तुम्हें चेक करना है, ये तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि तुम चेक करना, अगर हम इंटीजर्स में से 0 अगर हम हटा दें और डिविजिबिलिटी रिलेशन रखें। ओके, सेम रिलेशन है कि अगर ए और बी रिलेटेड कब होंगे? इफ ए डिवाइड्स बी। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्या ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा? इज दिस इज द डिविजिबिलिटी रिलेशन ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस 0। ओके, so you can spend some time on it and the answer is no। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या रहना चाहिए था कि अगर ए बी और बी ए रिलेशन में है, तो ए और बी इक्वल होना चाहिए। तो तुम यहाँ पे नोट करोगे 1 कॉमा -1 एंड -1 कॉमा 1,
दोनों रिलेशन में होंगे बट वन इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो कोई भी रिलेशन वो पार्शियल ऑर्डर है या नहीं, वो बहुत हद तक किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एक और रिलेशन हम देखते हैं जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन रहता है। तो हम कोई सेट लेके चलते हैं, लेट एस बी ए सेट। अब हम हर सेट के लिए हम क्या बना सकते हैं, पावर सेट। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ एस। सो इसके एलिमेंट किस टाइप के रहते हैं, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस। तो इस पावर सेट में हम एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं पी एस आर। और ये रिलेशन क्या रहता है कि अगर एस वन कॉमा एस टू दो पावर सेट के एलिमेंट हैं, तो एस वन एस टू से रिलेट कब होगा, इफ एस वन इज कंटेन्ड इन एस टू। तो इस रिलेशन को हम कई बार हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली पी ऑफ एस विद दिस कंटेनमेंट रिलेशन। तो ये तो मैं प्रूव करना है कि दिस रिलेशन द सबसेट इक्वल टू दिस रिलेशन is a partial order relation on the power set of S। ओके, तो मैं जस्ट तुम्हें यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट कि कैसे करना है। तो पहले अगर तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखनी है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि S कॉमा S रिलेशन पे रहे। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम S1 कोई भी पावर सेट में से ले लें, तो हमें पता है वो खुद का सबसेट तो रहता ही है। ओके, सो S1 इज सबसेट ऑफ S1। सो देयरफॉर सो दिस इम्प्लाइज कि जो S1 कॉमा S1 क्या रहेगा, वो रिलेशन में होगा। अब इसके बाद हमें अगर एंटी सिमेट्रिक देखना है, तो हमें कोई दो सेट लेने होंगे जो रिलेशन में है। अगर वो रिलेशन में है दैट मीन्स S1 S2 में कंटेन होगा, S2 S1 में। बट हमने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन देखी थी, वो क्या इम्प्लाई करेगा, दोनों इक्वल होंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या शो करना है कि अगर S1 कॉमा S2 एंड S2 कॉमा S3, अगर हम तीन एलिमेंट लेके चल रहे हैं PS से, अगर ये रिलेशन में है तो S1 S3 भी होना चाहिए। बट अगर ये रिलेशन में है, S1 विल बी कंटेन्ड इन S2। ये रिलेशन में है, S2 इज कंटेन्ड इन S3। तो तुम इसे ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये था S1, ये एक बड़े सेट का पार्ट था S2 का, और S2 किसका पार्ट था, S3। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा, S1 विल बी कंटेन्ड इन S3। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, S1 कॉमा S3 बिलोंग टू R। तो इसलिए ये रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, so we have seen some examples of partial order relation on different sets. So now we will move to the definition of a partial order relation. Okay, so a set P together with a partial order relation से हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को इसके इस नोटेशन के द्वारा डिनोट कर रहे हैं R की जगह। So a set P together with a partial order relation is called a partially ordered set, partially ordered सेट। और इसी को कई बार क्या बोलते हैं, पोसेट। ओके, तो एक सेट टुगेदर विद ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उसे हम बोल देंगे एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या पोसेट। एंड वी डिनोटेड बाय, हम नोटेशन क्या यूज करते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर, एक सेट हो गया और सेकंड वाला क्या बता रहा है कि रिलेशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, दिस इज फॉर ए रिलेशन आर, इसका मतलब लेस देन इक्वल नहीं है। ओके, सो इट वी आर यूजिंग दिस नोटेशन टू रिप्रेजेंट ये रिलेशन। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये सबसेट इक्वल टू का भी हो सकता है, या डिविजिबिलिटी का भी हो सकता है, या लेस देन इक्वल टू का भी हो सकता है। तो ये जस्ट एक नोटेशन है। ओके, सो आई होप तुम्हें पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हम कुछ नोटेशंस जो हम थ्रू आउट द लेक्चर एंड हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में फॉलो करेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सो लेट P लेस देन इक्वल टू बी ए पोसेट। हमारे पास कोई पोसेट दे रखा है एंड लेट A कॉमा B आर टू एलिमेंट्स ऑफ P। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या पता है कि जो ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A इज लेस देन इक्वल टू B, तो इसका मतलब क्या रहेगा, दैट इज A कॉमा B बिलोंग टू R, या A B से रिलेटेड है। या अगर हम कई बार ऐसा लिखते हैं A
जस्ट इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, दैट मीन्स ए कॉमा बी तो रिलेशन में है एंड ए और बी इक्वल नहीं है। ओके, दोनों रिलेटेड हैं पर इक्वल नहीं है। तो ये नोटेशंस हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ comparable and incomparable elements. Two elements a comma b in a poset से p लेस देन इक्वल टू का साइन जो है आर कॉल्ड कॉम्परेबल। तो हम दो एलिमेंट को कॉम्परेबल कब कहते हैं? इफ ईदर ए क्या होना चाहिए, बी से रिलेटेड होना चाहिए और बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गया कॉम्परेबल का। सो इनकॉम्परेबल क्या होगा? अगर वो कॉम्परेबल नहीं है। सो इफ दे आर नॉट कॉम्परेबल, इफ दे आर नॉट comparable, then we say the elements are incomparable. Okay, तो अगर वो दोनों में से इनमें से कोई भी रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है तो वो क्या बन जाएंगे? इनकॉम्परेबल। हम जस्ट एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद डिविजिबिलिटी रिलेशन है। अब हम ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज दो एलिमेंट ले लिए 3,5। सो आर these two elements comparable? ओके, एंड द सेम क्वेश्चन हम पूछते हैं। सपोज हमारे पास है 9,3। तो कॉम्परेबल की डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? आइदर इस केस में 3 डिवाइड्स 5 होना चाहिए और 5 डिवाइड्स 3, बट हमें पता है कि दोनों ट्रू नहीं है। सो देयरफॉर 3,5 आर नॉट कॉम्परेबल। ओके, तो इन्हें पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट लें, दे आर नॉट कॉम्परेबल। व्हाट अबाउट द सेकंड एग्जांपल? तो इस केस में हम क्या जानते हैं? 3 डिवाइड्स 9, सो देयरफॉर 3,9 आर कॉम्परेबल। ओके, सो आई होप तुम्हें कॉम्परेबल और इनकॉम्परेबल की डेफिनेशन क्लियर होगी। और इन्हीं जो अभी हमने जस्ट डेफिनेशन देखी, इसी डेफिनेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं एक टोटली ऑर्डर्ड सेट। उसकी डेफिनेशन के बाद तुम्हें थोड़ा क्लियर होगा कि हमने एक सेट विद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्यों कहा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ए टोटली ऑर्डर्ड सेट। टोटली ऑर्डर्ड सेट। ओके, सो a poset, a partially ordered set is called totally ordered। तो उसे हम टोटली ऑर्डर्ड हम कब कहते हैं? इफ any two elements a comma b from p are comparable। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर हम ले लें वो सेट से, अगर वो कॉम्परेबल हैं तो ऐसे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम बोलते हैं टोटली ऑर्डर्ड। तो हम एक एग्जांपल कर सकते हैं। सो द सेट ऑफ इंटीजर्स विद द साइन लेस देन इक्वल टू। तो हमें पता है अगर हम कोई भी दो इंटीजर ले लें, मे बी 3 और 5, तो हमें पता है कि इनमें से कोई ना कोई एक दूसरे के लेस देन और या इक्वल टू रहेगा ही रहेगा। तो ये एक एग्जांपल है टोटली ऑर्डर्ड सेट का। टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो तुम लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद डिविजिबिलिटी ए टोटली ऑर्डर्ड सेट? क्या ये टोटली ऑर्डर्ड रहेगा? ओके, एंड द आंसर इज नो, क्योंकि टोटली ऑर्डर्ड के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लें उस सेट से, वो कॉम्परेबल होने चाहिए।